गुड आफ्टरनून सबों को। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री वाले सेक्शन में जो क्षेत्रीय इतिहास है, जैसे बंगाल का इतिहास है, अवध का इतिहास है ना, मैसूर है, मराठों का है, सिखों का है, तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में इसकी शुरुआत किए कि पहले क्षेत्रीय इतिहास पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो समाज सुधार आंदोलन हुए उसको देखना होगा, उसके बाद 1857 की क्रांति होगी, फिर कांग्रेस के साथ हम लोग चलेंगे और 1947 तक देखेंगे। तो उसी क्रम में हम लोगों ने शुरू किया है बंगाल का इतिहास। तो बंगाल के इतिहास में हम लोगों ने देखा क्या कि सबसे पहले तो बंगाल का इतिहास हम लोग देखेंगे कहां से, 1700 से लेकर 1757 तक की कहानी को, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि 1580 में अकबर ने 12 सूबे का गठन किया, जिसमें बंगाल भी एक सूबा था। बंगाल में जो सूबा का इंचार्ज होगा उसको सूबेदार कहेंगे। इस दौर में उड़ीसा अलग सूबा था, बिहार अलग सूबा था। इस बैकग्राउंड में बंगाल की कहानी शुरू होती है। उड़ीसा को जीतकर मुर्शिद कुली खां जब बंगाल में मिला देगा तो कहानी और आगे बढ़ जाती है, और आगे सरफराज खां बिहार को जीतकर बंगाल में मिला देगा तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा की कंपोजिट कहानी शुरू होती है। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे पास पहला नवाब है मुर्शिद कुली खां 1713 से 1727, दूसरा नवाब है सुजाउद्दीन खां 1727 से 1739, तीसरा है सरफराज खां 1739 से 1740, फिर अलवर्दी है 1740 से 56, और एक साल के लिए 8 महीने के लिए सिराजुद्दौला की कहानी है। 1757 में पलासी के युद्ध में बंगाल के नवाबों की कहानी समाप्त हो जाती है। सिराजुद्दौला उस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हो जाता है। इसमें हम लोगों ने मुर्शिद कुली खां के बारे में देखा था कि मूलतः फारस का था। औरंगजेब के समय में 1701 में औरंगजेब ने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए और जमा और हासिल के फर्क को कम करने के लिए इसे बंगाल भेजा था। तो 1701 से यह काम करना शुरू करता है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। उसके बाद यह अपना रूप दिखाना शुरू करता है, लोकप्रिय हो जाता है। 1713 में इसने बंगाल के नाजिम का पद हथिया लिया। ठीक है, में इसने बंगाल में नाजिम का पद हथिया लिया और फर्रुखसियर ने इसके पद को मान्यता दे दी। जो अगला मुगल शासक है फर्रुखसियर, उसने इसको मान्यता दे दी और स्वायत्त बंगाल की कहानी यहां से शुरू हो जाती है। और बंगाल की स्वायत्तता को यह दिखाने के लिए यह आदमी मुर्शिदाबाद में अपना हेडक्वार्टर बना लेता है। और जो मुगल जमींदार थे, इस सब पे हम लोगों ने कल बात किया था, उसको हम लोग सिर्फ एक रिकैप कर रहे हैं। तो मुगल जमींदारों का दमन कर दिया है ना। तकनीकी रूप से बंगाल अभी भी मुगलों का सूबा है, स्वतंत्र नहीं हुआ है। कल मैंने बात किया था पिछले वीडियो में कि स्वतंत्रता और स्वायत्तता में क्या अंतर होता है। स्वतंत्र अगर हो जाएगा तो अगल बगल के सारे लोग इस पर हमला करना प्रारंभ कर देंगे। तो यह कहता है कि हम मुगलों के साथ है, लेकिन यह स्वायत्त बंगाल का कहानी है। फिर आगे 1701 तक में मुगलों की मांग थी कि 2 करोड़ रुपया उसको रेवेन्यू मिलना चाहिए, है ना, क्योंकि उड़ीसा को जीतकर मिला लिया गया था। मुर्शिद कुली खां 1 करोड़ रुपये का भुगतान करता है और मुगल शासक जो है ये स्वीकृति दे देते हैं कि ठीक है, कम से कम इतना भी तो दे रहा है। और 1727 आते आते बंगाल नवाब के ऊपर रेवेन्यू क्लेम समाप्त हो जाता है। मुगल इससे खुश हो जाते हैं कि जो मिल रहा है यही बहुत है। और अगला नवाब इस बैकग्राउंड में बनता है सुजाउद्दीन खां 1727 से 1739, है ना। सुजाउद्दीन के बारे में था क्या कि मुर्शिद कुली का दामाद है, बंगाल का दूसरा नवाब है, मोहम्मद शाह रंगीला का दौर था। मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे स्वीकृति दे दी क्योंकि मुगल शासक के पास कोई खास विकल्प था नहीं। अमीरों की नियुक्ति में मुगल बादशाह से स्वीकृति लेता है ना। और आगे मुर्शिद कुली खां ने बिहार को विजित करके बंगाल में मिला दिया। और अगला जो हमारा हीरो होगा अलवर्दी खां, जो बंगाल का नवाब बनता है, अलवर्दी खां को इसने उसमें बिहार का उप सूबेदार बना दिया। ठीक है, अब जो उप सूबेदार बनाया था तो उसमें उसने मुगल बादशाह से स्वीकृति नहीं ली। और कहानी में मोड़ आता है अलवर्दी से। यहां से कहानी हम लोगों के समझने लायक है क्या कि अलवर्दी खां 1740 से 1756 लगभग कितना 16 साल तक यह शासन करता है बंगाल में। इसका मुर्शिद कुली खां से कोई संबंध नहीं है, इसका मुगलों से कोई संबंध नहीं है। यह मिट्टी में पड़ा हुआ व्यक्ति था। मूल नाम मिर्जा मोहम्मद खां था। इसकी दक्षता और योग्यता को पहचान कर, है ना,
बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सुजाउद्दीन खान ने इसे बिहार का उप सूबेदार बना दिया। ठीक है, अब सुजाउद्दीन खान की जब मृत्यु होती है तो सरफराज खान बंगाल का नवाब बनता है, जो सुजाउद्दीन के परिवार से है ना, सुजाउद्दीन का पुत्र होगा या दामाद होगा। लेकिन अलवर्दी खान ने उसे चुनौती दे दी, है ना, पुत्र ही था शायद। अलवर्दी खान ने चुनौती दे दी और 1740 में अलवर्दी खान और सुजाउद्दीन के बीच में, ये सरफराज खान के बीच में, अलवर्दी खान और सरफराज खान के बीच में 1740 में गिरियक का युद्ध हुआ, जिसमें सरफराज खान को मार डाला गया और अलवर्दी खान ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अधिकार जमा लिया। अब यहां पे ऑप्शन यह था कि मुगल बादशाह या तो इसे स्वीकृति देता या नहीं देता, लेकिन मोहम्मद सारंगीला ने इसे आगे बढ़कर स्वीकृति दे दी, है ना, कि कंटिन्यू जो रेवेन्यू था वगैरह कुछ मिलता रहे। अलवर्दी खान का दौर 16 वर्षों का चला। मैंने कहा इसके पास क्या था, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। इसने 3 हेडक्वार्टर बनाए, पटना, ढाका और कटक। पटना बिहार का, ढाका बंगाल का और कटक उड़ीसा का। और तीनों जगह पर उप सूबेदार की नियुक्ति कर देता है और अपना हेडक्वार्टर यह रखता है मुर्शिदाबाद। अब उप सूबेदार की नियुक्ति में यह किसी मुगल शहंशाह या बादशाह से स्वीकृति नहीं लेता है, एकदम स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि इससे पहले वाले जितने भी बंगाल नवाब थे उनका कहीं ना कहीं संबंध मुगलों से था, है ना, चाहे सुजाउद्दीन हो या सरफराज हो, जो भी हो। लेकिन अलवर्दी का कोई संबंध नहीं है, मुगलों ने इन्हें नियुक्त नहीं किया था, तो यह स्वतंत्र शासक की तरह बिहेव करता है, किसी मुगल शासक से किसी बात की इजाजत नहीं करता है और मुगलों को जो सालाना रेवेन्यू दिया जा रहा था वह देना भी बंद कर देता है। कहते हैं कि इसका दौर व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में स्वर्णिम काल रहा, है ना। हिंदू और मुसलमान तमाम व्यापारी इसके दौर में फले फूले। मुख्य रूप से कहा जा रहा है कि इसके दौर में हिंदू व्यापारी ही संलग्न थे और इसने धार्मिक आधार पर किसी भी तरह के लोगों के साथ धार्मिक रूप से भेदभाव नहीं किया। तो कहते हैं कि इस दौर में हिंदू व्यापारियों के लिए स्वर्ण काल का दौर था, है ना। और अधिकारियों के गठन में हिंदू मुसलमान में भी इसने भेदभाव नहीं किया कि अगर वो मुसलमान शासक है तो मुसलमानों की नियुक्ति करेगा, हिंदू शासक है तो हिंदू, कैसा उसने वह नहीं करता है, वह हिंदू मुसलमान दोनों की नियुक्ति करता है। राय दुर्लभ राय, मेहताब राय, जगत सेठ, स्वरूप चंद, राम नारायण, है ना, इसके जैसे लोग इसके प्रशासन में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं और अलवर्दी खां की लोकप्रियता बंगाल में बढ़ती चली गई। ये अलवर्दी खां का बैकग्राउंड है। अब अलवर्दी खां को नई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं अलवर्दी खां की 3 समस्याएं। और पहली समस्या है अफगान समस्या। अफगान शेरशाह सूरी, है ना, अफगान वो जो लोदी डायनेस्टी में थे, बाबर जिनको हरा के सत्ता पर आता है वो अफगान है। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को चैलेंज कर दिया, वो अफगान है। और अफगान ठीक ठाक स्थिति में बिहार में सक्रिय है ना। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई या उसके वंश की समाप्ति हुई, लेकिन अफगान समाप्त नहीं हुए। तो कहा क्या जा रहा है कि अफगान बिहार में मजबूत थे, है ना। लेकिन जब महान मुगलों का दौर था, देखिए मुगलों का इतिहास जो है वो कुछ ऐसे होता है, 1526 से 1556 एक राउंड होता है, फिर होता है 1556 से 1707 दूसरा राउंड होता है, और तीसरा राउंड होता है 1707 से आप मान लीजिए 1804-5 कर लीजिए या 1857 कर लीजिए, जो करना है आपकी मर्जी है ना। 1805 कर लीजिए या 1857 कर लीजिए। तो यह जो दौर है 1707 तक का दौर, यह कहलाता है महान मुगलों का दौर, और यह कहलाता है उत्तर मुगलों का दौर। ठीक है, तो 1526 से 1556 तक महान मुगलों का दौर रहा, 1556 से 1707 तक, है ना, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब का दौर रहा। 1707 से उत्तर मुगल की कहानी शुरू होती है, जिनकी योग्यता पर इतिहास हमेशा सवाल उठाया है और इन्होंने साबित भी किया है कि कोई खास योग्य व्यक्ति नहीं थे। तो 1707 से 1805-6 या जब से पेंशन लेने की बात करेंगे तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की बात करें तो 1857 तक हम जबरदस्ती मुगलों को घसीट के ले जाते हैं। तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि महान मुगलों के समय में
महान मुगलों के समय में अफगानों को दबा दिया गया, परंतु जब उत्तर मुगल का दौर आया, जब लेटर मुगल का दौर आया, तो ये जो है समस्या बनकर सामने उभर कर आते हैं, है ना। 1748 में मुस्तफा खां के नेतृत्व में अफगानों ने पटना पर कब्जा कर लिया। पटना जो था वह हेडक्वार्टर है, उपसूबेदार यहां बैठता है। बंगाल में 3 राज्य हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तो पटना बिहार का हेडक्वार्टर है। वहां पर मुस्तफा खां ने कब्जा कर लिया और अलवर्दी खां को स्वयं बिहार आना पड़ा। लगभग कहते हैं कि 1.5 वर्षों के संघर्ष के बाद 1.5 साल तक अलवर्दी खां इन अफगानों को संतुलित करने का प्रयास करता रहता है, तब जाके अफगान कंट्रोल में आते हैं। तो पहली समस्या हो गई अफगान समस्या। अफगान समस्या फर्स्ट वाला। दूसरा वाला है हमारे पास मराठा समस्या। मराठा, वीर शिवाजी, नहीं तो शिवाजी के बाद उनके उत्तराधिकारियों में वो योग्यता नहीं थी, है ना। और उसके बाद बालाजी विश्वनाथ पेशवा बनते हैं। शिवाजी में छत्रपतियों में, मराठों में पेशवाओं का दौर प्रारंभ होता है और इसमें दूसरा पेशवा बनता है ना, कौन? बाजीराव मस्तानी वाला, बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740। और यह कहता है कि मुझ में यकीन रखिए, मैं मराठा झंडा अटक तक लहरा दूंगा, है ना। और यह अटक जो है वो पाकिस्तान में आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीसरा पेशवा बनता है बालाजी बाजीराव 1740 से 1761। यह कहता है, इसका कथन है कि मुझ में विश्वास रखिए, मैं मराठा झंडा अटक से कटक तक लहरा दूंगा। अब यहां पे समस्या क्या आ गई कि यह कहने की बात रहती तो कोई बात नहीं, अटक पाकिस्तान में था जिसका बंगाल से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन कटक उड़ीसा में। अब यह सीधे सीधे हो गया कि अलवर्दी खां तैयार हो जाए, मराठों का हमला इसके ऊपर होने वाला है। और मराठों की वर्ल्ड फेमस कहानी थी, मराठे आक्रामक विदेश नीति के लिए जाने जाते हैं। तो मराठों ने बंगाल को मैसेज भिजवा दिया कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके ऊपर मैं हमला न करूं तो मेरे चौथ की मांग को स्वीकृति दे दीजिए। चौथ क्या होता है? तो 1/4 टोटल रेवेन्यू जितना, यही होता है ना, हाँ जो भी होता है, तो 1/4 की बात हो रही है, राइट। कि अगर मराठे बंगाल के पास जितना रेवेन्यू आता है उसका 1/4 रेवेन्यू वह मराठों को दे देता है, तो मराठों उसके ऊपर हमला नहीं करेंगे। और अलवर्दी खान ने, चूंकि अलवर्दी खान एक स्वयं इंडिपेंडेंट शासक है, वो जब मुगलों से मतलब नहीं रख रहा तो किसी मराठे से वो क्यों मतलब रखेगा, और क्यों किसी मराठे से वो क्यों डरने लगा। तो अलवर्दी खान ने इससे इनकार कर दिया कि मैं कोई चौथ नहीं दे रहा है। इस चौथ का मतलब होता है कि मराठों का क्या था कि एक तो मराठा इलाका है जहां पे मराठे रेवेन्यू लेते हैं, वो इलाका। रेस्ट में मराठों का कहना क्या था कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके ऊपर हमला न करूं तो आप सालाना मुझे अपने टोटल कलेक्ट रेवेन्यू का 1/4 दीजिए, चौथ दीजिए, है ना। इसी से चौथ शब्द आया है, 1/4। तो अलवर्दी खान ने जब इनकार कर दिया तो मराठों ने अपने संघ के सदस्य रघुजी भोसले, ये क्वेश्चन पूछ देता है, रघुजी भोसले को बंगाल पर आक्रमण करने के लिए कह दिया। अब रघुजी भोसले ने 1742 से 1751 तक कुल 4 बार मराठों पर आक्रमण किया। 1742 से 1751 तक मराठों पर कुल 4 आक्रमण किए। अब यहां पे क्या कहा जा रहा है कि इस समय बंगाल नवाब जो है वो अंग्रेजों से उलझा हुआ था। अंग्रेज अलग अलग मुद्दे पे, क्योंकि ये आपने देखा दूसरी समस्या, तीसरी समस्या अंग्रेज ही होने वाले। अंग्रेज बंगाल नवाब को अलग अलग तरह से धमका रहे हैं। तो जो बंगाल का नवाब है वो पहले अंग्रेजों से परेशान है, उससे जूझ रहा है, उससे लड़ रहा है, और इधर मराठे इसको परेशान कर रहे हैं। तो यहां पे कहा गया कि मराठों का यह कदम देशभक्ति की भावना से रहित था। अब उस दौर में जो सिचुएशन था उस हिसाब से मराठों ने निर्णय लिया, क्योंकि वहां देश का कॉन्सेप्ट ये था कि मेरे पास जो राज्य और साम्राज्य है वही देश है ना। भारत का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, जिसके पास जो इलाका है वही इलाका उसका देश है।
है ना। तो यहां कहा गया कि अगर कंपोजिट भारत की बात करते हैं, अगर आप बात करते हैं भारत के तमाम शासकों के आपसी सामंजस्य की, तब कहा जा सकता है कि मराठों का यह कदम देशभक्ति की भावना से रहित था। अब इसमें आगे एक दो लाइन इतिहासकारों ने लिखा है क्या, कि मराठों को महान मुगलों का विकल्प बनने का मौका मिला, परंतु मराठे ऐसा नहीं कर सके, है ना। कि मराठों को ऑप्शन मिला था, उनके पास विद्वता थी, उनके पास कौशल था, है ना, उनके पास योग्य लोग थे कि वह मुगलों को रिप्लेस करके भारत पर शासन स्थापित करे, लेकिन मराठे ऐसा नहीं कर पाए। यह हम लोग पढ़ेंगे मराठों के इतिहास में, है ना। हम लोग जानेंगे कि मराठों के साथ समस्याएं क्या हुई। मराठे दक्कन के शेर हैं, लेकिन मैदानी भाग में मराठे शेर नहीं बन पाते हैं। यह अहमद शाह अब्दाली के साथ जो उनका युद्ध हुआ था, पानीपत की तीसरी लड़ाई, है ना, उसमें यह साबित हो जाता है कि मैदानी इलाके में। दूसरा, मराठों के साथ रेवेन्यू का दिक्कत है। जिस हिसाब से मराठों की आक्रामक विदेश नीति है, कहा जाता है कि पहला पेशवा जो था मराठों का, बाजीराव, यह कर्ज में मर गया था। लगभग 2-2.5 करोड़ का कर्ज था इनके ऊपर, क्योंकि लगातार ये युद्ध लड़ रहे थे और उतना रेवेन्यू था नहीं, फर्टिल लैंड है नहीं। अभी भी महाराष्ट्र को आप देखेंगे तो बिहार और यूपी के रिस्पेक्ट में वो उपजाऊ जमीन नहीं है, और उस दौर में रेवेन्यू का आधार ही एग्रीकल्चर है, और वो महाराष्ट्र में बिल्कुल भी नहीं है। तो उस परिस्थिति में क्या हुआ कि मराठे रेवेन्यू से परेशान थे। दूसरा, मराठे दक्कन छोड़ने को तैयार नहीं थे, और दक्कन भारत में, महाराष्ट्र में जो मराठवाड़ा था, मराठवाड़ा को प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त है, वो पहाड़ और नदियों से घिरा हुआ इलाका था, तो उस पर हमला करना मुश्किल था। मराठे आगे बढ़ के कहीं हमला कर देते थे, लेकिन उनके ऊपर हमला करने के लिए आपको बहुत जद्दोजहद करना पड़ेगा। तो मराठों की राजधानी काफी सेफ और सिक्योर थी, तो इस कारण से भी मराठे शायद दक्कन से नहीं निकलना चाहते थे। तो इन तमाम कारणों के बारे में कहा जाता है कि मराठों को महान मुगलों का विकल्प बनने का मौका मिला, लेकिन मराठे ऐसा नहीं कर पाए। और समकालीन भारत में मराठे किसी को अपना मित्र नहीं बना पाए, है ना, चाहे वो हैदर अली हो, है ना, या बंगाल का नवाब हो, या मान लीजिए मराठे गुजरात पर हमला करते हैं, है ना, तो या हैदराबाद के निजाम पर हमला करते हैं, तो मराठों का कोई मित्र नहीं है समकालीन भारत में। ठीक है। अब यहां पे कहा जा रहा है कि 1751 में अलवर्दी खान और मराठों के बीच एक एग्रीमेंट हो गया। अलवर्दी खान अंतिम में आज ही जा गया कि भाई ये मानेगा नहीं, और मराठों को कुछ नहीं चाहिए। अंग्रेजों को तो सब कुछ चाहिए था, मराठों को कुछ नहीं चाहिए था। मराठों को चाहिए था सिर्फ धन। तो 12 लाख रुपया वार्षिक चौथ देने को अलवर्दी खां राजी हो गया कि आप ऐसा कीजिए कि 12 लाख रुपया लीजिए और घर जाइए। मराठे इस पे राजी हो गए, और मराठों ने उड़ीसा का एक इलाका संबलपुर बंगाल नवाब से ले लिया और मराठा साम्राज्य में मिला लिया। तो अलवर्दी खां की दो समस्या, पहली समस्या अफगान, दूसरी समस्या मराठे। अब है अलवर्दी खां की तीसरी समस्या, जो भविष्य में भारत का तकदीर और इतिहास दोनों बदल देगा, वह है ब्रिटिश समस्या। कहा जा रहा है कि अलवर्दी खां और ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध बेहद तनावपूर्ण थे, है ना। तो इसके पीछे का कारण यह था कि अंग्रेज जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, बंगाल के इलाके में ढेर सारी फैक्ट्रियां लगा रही थी, जिसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे कि वो हुगली बाजार, कासिम बाजार, ढाका, चिटगांव, सतगांव, मिदनापुर, पटना, इन इलाकों में फैक्ट्रियां बना रखी थी। फैक्ट्री कहने का मतलब आज की फैक्ट्रियां नहीं, फैक्ट्री कहने का मतलब है एक्सचेंज सेंटर। तो अंग्रेजों ने सामान खरीदने और बेचने के लिए एक्सचेंज सेंटर बना रखे थे, राइट। अब है कि उस एक्सचेंज सेंटर को यह फोर्टिफाई करना चाह रहा था, किले बंद करना चाह रहा था, जो कि अलवर्दी खां ने कहा कि इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। क्यों? तो बंगाल के नवाब ने कहा कि किले के अंदर जो है ये हथियारों का संग्रह हो रहा है, आप हथियार जमा कर रहे हैं, और उस परिस्थिति में दिक्कत क्या है कि आप भविष्य में हमें चैलेंज कर देंगे। अंग्रेजों ने कहा कि यह हथियार आत्मरक्षा के लिए जमा किया जा रहा है, सेल्फ डिफेंस पर, कि कभी कभी हमारे ऊपर फ्रांसीसियों का हमला हो जाता है, कभी हमारे ऊपर किसी वहां के लोकल ग्रुप का हमला हो जाता है, तो उससे रक्षा के लिए हम लोग आत्मरक्षा के लिए हथियारों का संग्रह कर रहे हैं। और फिर बंगाल नवाब ने कहा कि बंगाल को यूरोपीय कंपनियों का प्रतिद्वंदता का अखाड़ा नहीं बनने दूंगा। क्या प्रतिद्वंदता है? तो 1748 से 1763 तक फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश कंपनी के बीच
कार्नेटिक का युद्ध चल रहा था, है ना। कार्नेटिक के नवाब कौन होंगे, इस मुद्दे पर दोनों आपस में दक्षिण भारत में लड़ रहे थे। तो जब दक्षिण भारत में लड़ रहे थे तो वो यहां भी लड़ने के लिए आतुर थे और काफी टेंस माहौल था, है ना। तो अलवर्दी ने कहा कि हम बंगाल को आप दोनों के लड़ने का अखाड़ा नहीं बनने देंगे, शांतिपूर्वक तरीके से आप लोगों को व्यापार करना है तो करें, नहीं तो जाएं। दोनों कंपनियों के बीच में बंगाल में युद्ध का माहौल था। अब बंगाल नवाब जो था वो फ्रांसीसी कंपनी को सुरक्षा का आश्वासन दे रखा था कि आप जैसे ब्रिटिशर्स यहां व्यापार करने आए हैं वैसे फ्रांसीसी भी यहां व्यापार करने आए हैं, और मैं उनको आजादी देता हूं कि वह बिल्कुल निश्चिंत होकर व्यापार करें, उनके साथ कोई दिक्कत होगी तो मैं खड़ा हूं। तो बंगाल नवाब ने फ्रांसीसी कंपनी को सुरक्षा का आश्वासन दे रखा था, है ना। अब है अगला कॉन्सेप्ट, ये ब्रिटिश और बंगाल नवाब के बाद क्या दिक्कत आई, ब्रिटिश कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच दस्तक का मसला। 1717 में क्या हुआ था, फारूक सियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक विशेष फरमान दिया था। है ना, विशेष फरमान दिया था, और इसमें कहा गया क्या, इसमें क्या कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करती रहेगी और उसे कोई चुंगी नहीं देनी होगी। चुंगी मतलब होता है लोकल टैक्स। मुगल शासक को वो सालाना 3000 पाउंड वार्षिक देगी और उसको एक पास दिया जाएगा, है ना, एक दस्तक दिया जाएगा। चूंकि टेक्निकली बंगाल, बिहार, उड़ीसा है मुगलों का, अवैध रूप से बंगाल के नवाब ने इस पर कब्जा कर रखा है, तो अंग्रेजों ने मुगलों से एक एग्रीमेंट कर लिया कि 3000 पाउंड हम वार्षिक देंगे, है ना, और हमें एक गोल्डन पास दे दिया जाए। क्या उस पास का उपयोग होगा कि किसी भी लोकल मंडी में अगर हम सामान उठाएंगे तो उस परिस्थिति में हमें वहां पे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और इससे का परिणाम क्या हुआ कि अलवर्दी खां और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच माहौल टेंस हो गया। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस पास का मिसयूज करना प्रारंभ कर दिया। क्या मिसयूज करना प्रारंभ कर दिया कि वो पास किराए पे देने लगा, है ना। जो भारतीय इंडियन व्यापारी भी थे, जो बंगाली व्यापारी भी थे, उनको भी वह पास किराए पे देने लगा कि जाइए और ये दिखा दीजिएगा और अपना व्यापार कीजिए, और इससे रेवेन्यू का बहुत नुकसान हो रहा था। ठीक है, और इस बैकग्राउंड में अफगानों को ठीक कर दिया, मराठों से एग्रीमेंट कर लिया। अगर अलवर्दी खां के पास मौका होता, समय होता, तो अलवर्दी खां अंग्रेजों को भी सेटल कर देता। तो लेकिन अफसोस, अलवर्दी खां 1756 में अपने नाती सिराजुद्दौला, अलवर्दी खां को पुत्र नहीं था, पुत्री थी, तीसरी पुत्री का यह बेटा है सिराजुद्दौला, उसको सब बात समझा बुझा दिया, कह दिया था सबों को कि सिराज ही उत्तराधिकारी है उसका, है ना, युवा लड़का है। सिराजुद्दौला को कह दिया कि यूरोपीय कंपनियों पर ध्यान रखिएगा, इससे अलग अलग लड़ने को कहा कि एक साथ मत लड़िएगा, अंग्रेजों के फैक्ट्री को किले बंद करने मत देना, और व्यापार के विशेष अधिकार को नकारते रहना। यह नहीं कि अस्वीकृत कर देना, लेकिन यह कहना कि मैं इसे नहीं मानता। इस बैकग्राउंड में अलवर्दी खां मर जाता है और 1756 में शुरू होती है कहानी सिराजुद्दौला की। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला
1756 से 57। अलवर्दी खां के परिवार से है। अलवर्दी खां की मृत्यु पर शासक बनता है ना। इसको एडवांस में, पूर्व में ही 3 समस्याएं हाथ में मिली थी, अफगान, मराठे और अंग्रेज। तो 2 को तो निपटा दिया अलवर्दी ने, है ना। अब है तीसरी समस्या जो है, यह अंग्रेजों की समस्या। यह सिराजुद्दौला को चैन से शासन करने नहीं देगा। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि सिराजुद्दौला जो है अलवर्दी खां का नाती था, तीसरी पुत्र का बेटा। सबसे पहले यह क्लियर हो गया, यहां से डाटा, है ना। अब है कि जैसे ये सत्ता में आएगा, तो ऐसा तो है नहीं कि आज ही सिर्फ उत्तराधिकार संघर्ष होता है, तब भी उत्तराधिकार संघर्ष होगा। तो सत्ता में आते ही अलवर्दी खां की जो अन्य पुत्री है, जैसे घसीटी बेगम, अलवर्दी खां की एक पुत्री है, इसने इसको चैलेंज कर दिया कि मैं हूं, है ना। शौकत जंग, शौकत जंग ये अलवर्दी खां की एक और पुत्री का पुत्र है, इसने इसको चैलेंज कर दिया। और कृष्ण वल्लभ, कृष्ण वल्लभ, इन तीनों ने सिराजुद्दौला को चैलेंज कर दिया। और सिराजुद्दौला इन तीनों पर विजय प्राप्त करता है ना। इन तीनों को कंट्रोल करने का प्रयास करता है। तो सबसे पहले सिराज को तो यहीं से चुनौती मिली। तो ये 3 लोग हो गए। अब है कि सिराज के लिए सबसे बड़ी ब्रिटिश समस्या, सिराज के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बनेगा ये ब्रिटिश। और सिराज जो है काफी आक्रामक व्यक्ति है, क्योंकि इसकी उम्र कम है ना, और कम उम्र में आक्रामकता अधिक होती है। तो सिराज ने अंग्रेजों को, तनाव तो पहले से था, अलवर्दी खां के समय से ही था। अलवर्दी खां का बात नहीं मान रहा था, रेवेन्यू नहीं दे रहा था, किलेबंदी कर रहा था, हथियार जमा कर रहा था। तो सिराज ने अंग्रेजों को बंगाल खाली करने का आदेश दिया, बंगाल खाली करो। और बंगाल खाली करने को बोल के अंग्रेजों को मौका नहीं दिया और उसकी फैक्ट्रियों पे हमला कर दिया। और उसकी फैक्ट्रियों पर इसने हमला कर दिया। और अंग्रेज जो है हतप्रत देखते रह गए। अंग्रेजों के जान माल की बहुत अधिक क्षति हुई। और यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आया, है ना, जिसको कहते हैं ब्लैक होल की घटना। एक व्यक्ति है जिसका नाम है हॉलबेल। हॉलबेल जो था फोर्ट विलियम के इंचार्ज थे। फोर्ट विलियम है कलकत्ता का किला। तो हॉलबेल ने इसका उल्लेख किया है कि 18 फीट और 14.5 फीट लंबा चौड़ा एक कमरा था, जिसमें 143 अंग्रेजों को 146 अंग्रेजों को इसने, सिराज ने पकड़ के बंद कर दिया। इस कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, कोई वेंटिलेशन सिस्टम नहीं था, बंद कर दिया गया। और कहते हैं कि 2-3 दिनों के बाद यह कमरा खोला गया, है ना। और उसमें से कहा जाता है कि मैक्सिमम लोगों की मृत्यु हो गई। अब इस कहानी का हॉलबेल ने भरपूर जिक्र किया है, लेकिन अंग्रेजों ने इस कहानी का भरपूर जिक्र किया, हॉलबेल ने किया। लेकिन बाद के समकालीन भारत के इतिहास को जब टटोला गया तो ब्लैक होल जैसी कोई घटना हुई थी कि नहीं, इसका पुख्ता प्रमाण नहीं है। और अंग्रेजों ने इस घटना को आधार बनाया कि सिराज कितना अमानवीय व्यक्ति है कि एक तो इसने सूचना नहीं दिया बंगाल खाली करने का, समय देता हम कर देते खाली, है ना। फैक्ट्रियों पर हमला कर दिया, उसके बाद 146 लोगों को बंद कर दिया 3 दिन के लिए। और
3 दिन के बाद जब खोला गया तो कहते हैं कि उसमें से 140 या 123 लोग जो था या 142 जो भी था उतने लोग मर गए। तो अंग्रेजों ने इसका लंदन में, इंग्लैंड में खूब ढिंढोरा पीटा कि आप यहाँ खाना खा रहे हैं, वहां अंग्रेजों को देखिए ऐसे ऐसे मारा जा रहा है। तो अंग्रेजों की पूरी जो थिंक टैंक थी उसने तय किया कि सिराज को सबक सिखाया जाएगा, समय का इंतजार कीजिए। अब कहा जाता है कि इस तेज तराज सिराज ने 2 गलतियां कर दी। क्या गलती की कि सबसे पहले इसने अपने आंशिक सफलता को पूर्ण सफलता मान लिया। आंशिक सफलता को पूर्ण सफलता मान लिया। क्या आंशिक सफलता? कि अंग्रेज बंगाल से भागकर बंगाल की आखिरी द्वीप फुल्टा चले गए। कहां चले गए? फुल्टा। फुल्टा वहां जाकर छिप गए। अब सिराज को फुल्टा भी खाली करा लेना चाहिए था, लेकिन सिराज ने यह नहीं किया, है ना। सिराज को लगा कि चलो अंग्रेज भारत से, बंगाल से तो निकल गए, आगे का आगे देखा जाएगा, और अंग्रेज फुल्टा में बैठे रहे। तो एक ये आंशिक सफलता थी कि अंग्रेज बंगाल से गए और फुल्टा में थे और वहां बैठे हुए हैं, और सिराज ने इसी को पूर्ण सफलता मान लिया कि अंग्रेजों से बंगाल खाली हो गया है। सिराज ने उनका फुल्टा तक पीछा नहीं किया। अब है कि जिस समय यह घटना घटी थी उस समय 1756 में, जिस समय यह घटना घटी थी उस समय 1756 में बंगाल, ये अंग्रेज और फ्रांसीसी, अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी, कार्नेटिक नवाब को लेकर, कार्नेटिक नवाब को लेकर दक्षिण में लड़ रहे थे। कार्नेटिक नवाब के उत्तराधिकार को लेकर दक्षिण में लड़ रहे थे, और अंग्रेजों को 1756 में इस युद्ध में निर्णायक बढ़त मिलने लगी और फ्रांसीसी धीरे धीरे पीछे हटने लगे। इससे उत्साहित होकर, है ना, जो उस टीम के लोग थे, लॉर्ड क्लाइव और सर आयरकूट, इन दोनों को भेजा गया। क्लाइव जो है वह पॉलिटिकल पर्सन है और आयरकूट जो है वह योद्धा है ना। तो क्लाइव को कहा गया आप जाइए, एक सामरिक रणनीति बनाइए, आयरकूट इसका नेतृत्व करेंगे, और इन दोनों के साथ एक पूरी टीम भेजी गई अंग्रेजों की, और बताया गया कि भाई बंगाल जो है बेहद फायदेमंद है। 1717 में फर्रुखसियर ने दस्तक दे रखा था, उसका मामला था, और अंग्रेजों को काउंटर अटैक करना भी था, और अंग्रेजों ने काउंटर अटैक किया। कलकत्ता जो फोर्ट विलियम था उसके इंचार्ज मानिक चंद को घूस देकर, फोर्ट विलियम का इंचार्ज था मानिक चंद, मानिक चंद को घूस देकर फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। और यह घटना है जनवरी 1757 की, जनवरी 1757। किस किस के साथ? ये क्लाइव और आयरकूट। क्लाइव का, क्लाइव की रणनीति, क्लाइव बिल्कुल अमित शाह है ना, और आयरकूट सेना को लीड करता है। तो दोनों ने मिलके फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया, और आगे ये लोग बढ़ते हुए हुगली, कासिम बाजार, हुगली, कासिम बाजार, ढाका, चिटगांव, जहां जहां अंग्रेजों की फैक्ट्रियां थी सब पर अंग्रेजों ने धीरे धीरे करके कब्जा कर लिया। और इस बैकग्राउंड में 9 फरवरी 1757 को 9 फरवरी 1757 को अंग्रेज और सिराज के बीच अलीनगर की संधि हुई। अंग्रेज और सिराज के बीच अलीनगर की संधि हुई, है ना। सिराज अब डिफेंसिव हो गया। इतिहास हमें बताता है कि आप अगर कोई एक पाथ पकड़ लेते हैं, या तो आप अटैक पे रहते हैं, अंग्रेजों को हमेशा कूटना है तो कूटना है, या अगर आप डिफेंसिव रहते हैं तो हमेशा डिफेंसिव रहिए। अटैक और डिफेंस का तालमेल आप नहीं कर पाएंगे।
है ना। तो सिराज यहां पे रक्षात्मक हो गया और अलीनगर की संधि कर बैठता है। और इस संधि, यह संधि जो थी बहुत विचित्रता को लिए हुए है। क्या विचित्रता है? तो सिराज इसमें कह देता है कि अंग्रेजों को जो बंगाल में सुविधा मिली हुई थी मुगलों के द्वारा, जो दस्तक इस्तेमाल करने को मिला हुआ था, चुंगी मुक्त व्यापार, वो कंटिन्यू रहेगा। और अंग्रेजों से उम्मीद की गई और कहा गया कि आप बंगाल के नवाब का सम्मान करेंगे। लेकिन इसमें कहा गया क्या कि चूंकि यह जो युद्ध हुआ फोर्ट विलियम पर, हुगली पर, कासिम बाजार पर, चिटगांव पर हमला वगैरह किए और उसमें जो खर्चा आया यह बंगाल नवाब के कारण हुआ, तो आपको इसका युद्ध हर्जाना देना पड़ेगा, है ना। और युद्ध हर्जाना तय किया गया और यही बैकग्राउंड आधार बन गया किसका? पलासी के युद्ध का। तो पलासी का युद्ध 1757 की कहानी यहां से प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। ठीक, और पलासी की जो लड़ाई है वो हम लोग फिर अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे रिदम को अब बढ़ाना है। ठीक है, तो पलासी की लड़ाई, उसके कारण, उसके परिणामों को हम लोग कल के क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।